हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू आसीवाल एक बार फिर नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा वीडियो राजस्थान के इतिहास से संबंधित था, जिसके बारे में हम पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु था, जो टॉपिक था, वो था जालोर का इतिहास। जालोर के इतिहास से संबंधित मैं प्रथम भाग वीडियो जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर चुका हूं। अब हम आगे बात करेंगे, जो शेष भाग रह गया था वो भाग 2 में बात करेंगे। उससे पहले जो मैंने कल पढ़ाया था, जो अध्ययन करवाया था, उसका एक बार पुनः रिवीजन कर देता हूं मैं। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी राजस्थान पुलिस पटवारी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहा है, उसमें जो करंट अफेयर आती है, समसामयिक जो पार्ट आता है, समसामयिक जो भाग आता है, उससे संबंधित हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं, वो है भंबल जी के द्वारा समसामयिक क्लास यूट्यूब पर चलाई जा रही है। उनका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। जो समसामयिक आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उनमें मैं मानता हूं आप उन वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, ताकि आप अपना जो समसामयिक वाला भाग है उसको आप बिलोंग कर सकें। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा जो चैनल चलाया गया है, उस चैनल का नाम है, जिसका नाम है, मैं बात करूं आज की क्लास। इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और आप आज की क्लास के नाम से आप YouTube चैनल पर सर्च करना, इनकी क्लास आएगी और वहां से आप समसामयिक क्लास के अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक से संबंधित, जो हमने कल चर्चा की थी। कल जो जालोर के इतिहास से संबंधित, जालोर का इतिहास, जालोर का जो इतिहास है, इससे संबंधित जो हमने कल चर्चा की थी, उसके बारे में एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज करवा देता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आगे से आगे और वीडियो बना सके, हमको और उत्साहवर्धन मिले। हम बात करते हैं हमारा बिंदु है जालोर का इतिहास। जालोर के इतिहास में हम बात करें, जो कल मैंने अध्ययन करवा दिया था, उसका पुनः रिवीजन करवाता हूं कि जो जालोर रियासत है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के, जालोर जो रियासत थी वो अरावली पर्वत श्रृंखला के गिरिपद में स्थित है। यानी हम बात करें दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में जो अरावली पर्वत श्रृंखला थी, उसके गिरिपद में स्थित थी जालोर रियासत। उस समय यहाँ पे एक ऋषि था जिसका नाम था जाबाली, ऋषि का नाम था जाबाली। ये ऋषि यहाँ पे रहने लगा, इसके साथ और भी ऋषि थे। और अगर हम बात करें, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, ऋषि क्षेत्र का नाम पड़ गया जाबालीपुर नाम पड़ गया। तो उसके साथ साथ हम बात करें, धीरे धीरे इस क्षेत्र का नाम हो गया जालोर। अब जाबालीपुर जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था, एक शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, उसमें इस जाबालीपुर शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे जाल के वृक्ष भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस कारण भी कई गाइडों में बताया गया है इसका नाम जाबालीपुर इसी कारण पड़ा था। नेक्स्ट हम बात करें कि जो यहाँ जालोर जो रियासत थी, उसमें दुर्ग था जिसका नाम था जालोर दुर्ग। ये हम कल अध्ययन कर चुके थे। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है कल की, जो भी उपस्थित नहीं थे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां से लिंक लेना और कल की वीडियो का अध्ययन कर लेना, ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ आए। जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग का उपनाम है, हम बात करें सुवर्णगिरी है, और कांचनगिरी, और एक है सोनगिरी। ये कुछ उपनाम मिलते हैं जालोर दुर्ग के। जिसके बारे में हम बात करें, स्वर्णगिरी नाम पड़ता है। इसी कारण यहाँ पे जो चौहान निवास करते थे, चौहान रहते थे,
उन्हीं को उनका नाम रख दिया गया सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान किसके कारण? जालोर दुर्ग के कारण यहाँ पे जो चौहान रहते थे उनका नाम पड़ गया, उनके आगे सोनगरा लगा दिया गया स्वर्णगिरी दुर्ग के कारण। ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी अपना अभियान गुजरात की ओर कर रहा था। बीच में मेवाड़ पड़ता था। मेवाड़ में समर सिंह और उसका पुत्र कुमार सिंह दो थे। उन्होंने जब जैसे जैसे उल्लुक खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी थी, उस सेना जो 10-20-30 हजार सेना होती थी वो सेना फसल का नुकसान करती थी। इसके तहत समर सिंह और कुमार सिंह ने आक्रमण कर दिया उल्लुक खां और नुसरत खां पर, और बाद में जो हार का सामना देखना पड़ा उल्लुक खां और नुसरत खां को, उसके स्वरूप उनको टैक्स देना पड़ा और वो आगे आए गुजरात में। गुजरात में उन्होंने सोमनाथ मंदिर, वहां पे कर्ण सिंह वहां का शासक था गुजरात का, वहां पे हम बात करें सोमनाथ मंदिर को लूटा, वहां से शिवलिंग और भारी मात्रा में माल लेकर वह पुणे लौट रहे थे दिल्ली की ओर। तो बीच में रास्ता पड़ता था और पुणे अगर वो मेवाड़ की ओर जाते तो उनको पता है हमको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो क्या करे दूसरा रास्ता अपना रहे थे। वहीं पे जालोर रियासत आती है। जालोर रियासत में उस समय शासक थे कानड़ दे, और कानड़ दे के दो सैनिक थे जैता और देवड़ा के द्वारा उनका जो सामान था, जो भारी माल लूट कर लाए थे, वहां से शिवलिंग थे, उनको लूट कर लाए थे जैता और देवड़ा द्वारा, दोनों के द्वारा छीन लिया गया और उल्लुक खां और नुसरत खां दिल्ली चले गए। ये बात अपन तारीख फरिश्ता में यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत लिख देता हूं। एक तो आता है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। एक आता है कानड़ देव प्रबंधन, कानड़ देव प्रबंधन। एक आता है वीरम देवरी बाता। एक आता है मुनोत नैन्सी, ठीक है। और एक आता है अमीर खुसरो। तो ये कुछ ऐतिहासिक स्रोत है, इनके बारे में हम तारीख के फरिश्ता के अनुसार, जो हम अभी मैंने आपको पिछली वीडियो अपलोड की थी वो तारीख के फरिश्ता के अनुसार थी। अब जैसे ही वो आगे बढ़े तो हम बात करें जालोर रियासत के जो कानड़ दे थे उनके सेनानायक थे जैता और देवड़ा, ये मैं आपको बता चुका। उन्होंने उनका जो माल लूट कर लाए थे सोमदेव मंदिर से उनको हड़प लिया और खाली हाथ उनको जाना पड़ा दिल्ली। नाराज हो गया अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में आक्रमण किया। तब बताया जाता है ऐन मुल्क मुल्तानी और कानड़ दे दोनों ने सोमरस वगैरह का सेवन किया और दोनों के मध्य हो गई मित्रता। सोमरस आपको पता है, सोमरस पीने वाले के मध्य तुरंत मित्रता होती है, तो उन्होंने आपस में सोमरस पिया, दोनों मित्र हो गए। इस बात का पता जब उनको सुबह होश आया, किसको, ऐन उल मुल्क मुल्तानी को सुबह होश आया कि मैं यहाँ पे इससे युद्ध करने आया था, ये तो यहाँ पे हो गई दोस्ती। वो कानड़ दे के पास आया, कानड़ दे के पास आके बताया जाता है दोनों के मध्य संधि हुई, और वो संधि हुई थी 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी के मध्य संधि हुई और दोनों के मध्य बताया था संधि के तहत जो शर्तें रखी गई उसके तहत ये था कि जो जालौर का शासक था वो दिल्ली के सम्राट या सल्तनत शासक के समकक्ष उपस्थित होगा। ठीक है, यहाँ तक हम तारीख के फरिश्ता के अनुसार बात करते हैं। यहाँ से कानड़ दे चला गया दिल्ली दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। वहां जाकर कुछ धर्म विरोधी बातें बोली अलाउद्दीन खिलजी ने, और कानड़ दे ने उसे युद्ध के लिए ललकार कर आ गया अपने जालोर, जो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे। ये एक कारण था, वो कौन बता रहा है, फरिश्ता के बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। फरिश्ता के अनुसार जो जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध करने का जो कारण था वो 1305 की संधि और जो टैक्स स्वरूप मेवाड़ के शासकों द्वारा टैक्स लिया जाना
रास्ते के मध्य जो टैक्स लिया जाता था उसके लिए, और कानड़ दे द्वारा जो भारी माल लूटा गया था, उल्लू खां और नुसरत खां द्वारा जो माल लूटा गया था वो तारीख पुरुषता के अनुसार युद्ध का प्रथम कारण था। अब हम युद्ध के द्वितीय कारण के बारे में बात करेंगे, और वो द्वितीय कारण रहेगा नैन्सी के अनुसार। नैन्सी बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण क्यों करता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको दो बातें जाननी है। इधर ध्यान दो। ये हम बात करें दुर्ग है जिसका नाम है जालौर दुर्ग। सभी ध्यान देना इधर। ये है जालौर दुर्ग, इसको बनवाया था नागभट्ट प्रथम ने ये बनवाया था। ठीक है, और हम आगे बात करें यहाँ, यानी ये एक पहाड़ियों पे होता था, और पहाड़ियों की अगर हम बात करें, पहाड़ियों पर दुर्गों को होने का कारण ये था कि जो शत्रु सेना थी, अगर कोई शत्रु सेना आक्रमण करती है तो उसका पता हमको ऊंचाई से देखने पर या पेट्रोलिंग करने पर चारों तरफ जो आक्रमणकारी है उनका पता लग जाता है। अब हम बात करें राजपूत सेनाओं की एक नीति होती थी, पॉलिसी होती थी। क्या होती थी कि एक तो दुर्ग बना दिया और उसी के पास किलो 2 किलो 3-4 किलोमीटर दूर एक दुर्ग और बनाया जाता था। ठीक है, अब और वो दुर्ग होता था, जो मेन दुर्ग होता है उसकी कुंजी स्वरूप होता था, यानी जो भी आक्रमणकारी होता है पहले इस दुर्ग पर आक्रमण करेगा, यदि इस दुर्ग को जीत लिया तो आप इस दुर्ग पर आक्रमण कर सकते हो, यानी इसे कहा जाता है कुंजी होती है चाबी। अब हम बात करें जालौर दुर्ग की, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग था, तो जालौर दुर्ग की कुंजी थी, उसका नाम है सिवाना। सिवाना दुर्ग है जो जालौर दुर्ग की कुंजी है। सिवाना दुर्ग जालौर दुर्ग की कुंजी है। आगे बात समझ में, इसे बनवाया था, अगर हम बात करें इसके निर्माण की बात करें, वीर नारायण पंवार द्वारा। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? सिवाना दुर्ग का, जो जालौर दुर्ग की कुंजी स्वरूप विस्तृत थी। अगर हम बात करें, यहाँ पे शासन कर रहे थे जिनका नाम था सातल देव, उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। ये ध्यान रखना, प्रश्न इस माध्यम से पूछा जा सकता है कि जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग था, तो सिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार द्वारा बनवाया गया था, और जालौर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अब हम बात करें मुणोत नैन्सी के अनुसार। ठीक है, इधर ध्यान दो। ये कुछ वो थे ऐतिहासिक स्रोत, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको उतार सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा था, मेन टॉपिक है। ध्यान रखना, ये एक नैन्सी दूसरा कारण बताता है, वो है प्रेम प्रसंग है। आप इसको अन्य अर्थ ना ले, ये केवल आपके समझने के लिए कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अन्य अर्थ बिल्कुल ना ले। आप इसको समझे कि कहाँ से हमारा प्रश्न बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा, ये भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। नैन्सी बताता है, यानी जो 1305, इधर ध्यान देना, 1305 की जो संधि हुई थी, 1305 ईस्वी की संधि के तहत बताया जाता है कानड़ दे ने जाकर उसका पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव। संधि हुई कानड़ दे का पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव पुत्र था उसका। और इधर हम बात करें, यहाँ एक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, छोरी थी, जिसका नाम था फिरोजा।
फिरोजा प्रेम प्रसंग है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इधर वीरमदेव और इधर फिरोजा। बताया जाता है 1305 की संधि के तहत ऐन उल मुल्क मुल्तानी के साथ कानड़ दे न जाकर उसका पुत्र गया था जिसका नाम था वीरमदेव पुत्र, और ये है पुत्री। ध्यान देना इधर कि 1305 की संधि के तहत ऐन उल मुल्क मुल्तानी के साथ कानड़ दे न जाकर वीरमदेव गया था। वीरमदेव यहाँ दिल्ली चला गया और दिल्ली में बताया जाता है यहीं रहने लगा। अब दिल्ली में उसकी नजर मिलती है फिरोजा के साथ, दोनों की नजर मिली। बताया जाता है फिरोजा किसको चाहने लगी, वीरमदेव को। वीरमदेव के कमरे में जाकर वीरमदेव से चाय की पूछती, वीरमदेव से पानी की पूछती और वीरमदेव से एक रोटी की पूछती, खाने की पूछती। वीरमदेव परेशान। एक दिन चलता रहा, कुछ दिनों बाद बताया जाता है फिरोजा इस पर हो गई फिदा, और हम बात करें फिरोजा ने एक दिन कर दिया इजहार, जो प्यार था उसका कर दिया इजहार। बोला मैं आपसे प्यार करती हूँ, बोलो आई लव यू। ये लिख दिया किसने, फिरोजा ने। किसके तहत, वीरमदेव के तहत। वीरमदेव से प्रेम करती थी कौन, फिरोजा। एक दिन इजहार कर दिया, बोला आई लव यू। वीरमदेव नट गयो, बोला मैं तो तेरे सागे कोई प्रेम रेम नहीं करता। फिरोजा हो गई नाराज, बोले क्यों नहीं करता, बोलो आपकी ये जो फैमिली रॉयल फैमिली है, क्या है, आपकी फैमिली है जो रॉयल फैमिली है। वीरमदेव से पूछा किसने, फिरोजा ने। बोला मेरे से प्रेम क्यों नहीं करता, बोला आपकी फैमिली है जो रॉयल फैमिली है, आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। बोलो क्यों नहीं है, बोलो देखो आपकी माँ। फिरोजा बोली, बोला मेरी माँ के खिलाफ आप कुछ नहीं कहोगे। इसकी माँ थी जिसका नाम था चिमना, यानी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी और फिरोजा की माँ। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना। वो चिमना किसके सागे, मोहम्मद शाह के गैल हो रही थी, मोहम्मद शाह। यानी वीरमदेव कहता है कि आपके माँ की कोई प्रेम करने की उम्र है, मुंह में दाढ़ नहीं है, मुंह में हाथ नहीं है, मुंह में दाढ़ नहीं है, और प्रेम करती है किसके सागे, मोहम्मद शाह के सागे। उसके बाद हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये बता रहा है इसकी रोल फैमिली कैसे है, फिरोजा को समझा रहा है कि आपके पिता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और अगर हम बात करें राजस्थान में जो 2 साके हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुए थे। उसके तहत जो वीरमदेव उससे कहता है कि एक तो 1301 का साका हुआ था, वो किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया था। और 1303 में अगर हम बात करें जो चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और पद्मावती के लिए इसने आक्रमण किया था। कहां पर, चित्तौड़गढ़ पर। तो अब इसने कहा, वीरमदेव ने बोला आपके पिता महिलाओं के पीछे पड़ते हैं, ठीक है, रानियों के पीछे पड़ते हैं, इसलिए आपकी रॉयल फैमिली, इसलिए मैं आपके साथ विवाह या प्रेम नहीं करता। नाराज होगी कौन, फिरोजा गई कहां पर, अपने पिताजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास सुनाए, बोले पापा जी ये हुआ मेरे साथ। तो तब बताया जाता है वीरमदेव को बुलाया गया दरबार में और वीरमदेव से कह दिया, बोले आपके लिए 2 ऑप्शन है, गले के लिए हार चाहिए, तलवार चाहिए, सोच लेना, सुबह मेरे को पॉजिटिव जवाब चाहिए। ये कह दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि गले के लिए हार चाहिए या तलवार चाहिए, ये आप सुबह मेरे को सोच के बता देना। वीरमदेव सोचा, अच्छा बैरिया पड़ा भाई, मतलब अच्छी मुसीबत आई। बैरिया पड़ेगा मतलब क्या होता है, अच्छी मुसीबत आई। वीरमदेव, यहाँ पे हम बात करें, वीरमदेव परेशान था। वीरमदेव रातों रात आ गया जालोर। वीरमदेव आ गया जालोर, किसके, कानड़ के पास। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, फिरोजा वहीं अपने महल में इसके रूम की ओर दौड़ी दौड़ी जा रही थी। दानू चिल्ला रही थी, जानू जानू। जब हम बात करें, जैसे ही वह वहां गई और वहां पे देखा कि वहां पे तो वीरमदेव है ही नहीं।
चौंक गई और वहां पे रोती रोती अपने पिताजी के पास गई। यानी हम बात करें, उसके मन में कुछ हीनता पैदा हो गई वीरमदेव की ओर, और कहने लगी, बहुत धोखे दिए नजरों से जा निकला, बहुत धोखे दिए नजरों से जा निकला, जिसे हमने चाहा वो तो बेवफा निकला। ठीक है, इतना कहकर ये अपने पिताजी के पास गए। पिताजी वो तो नहीं है, लेकिन उसके साथ ही हम बात करें, जहां जालोर आई कौन, सॉरी वीरमदेव गया जालोर, और पीछे पीछे से आ गई कौन, फिरोजा। फिरोजा भी आ गई जालोर, बोले 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। फिरोजा आ गई जालोर, किसके पीछे, वीरमदेव के पीछे। यहाँ पे कानड़ देव थे, कानड़ देव के सागे आई और इन्होंने बात की, अच्छा सम्मान दिया कानड़ देव ने फिरोजा को। पूछा, बेटी क्या दुख है तेरे सागे। इसने कहा, बोला मैं आपके पुत्र वीरमदेव के साथ प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। वीरमदेव को बुलाया गया, बोला भाई क्यों, पता तेरी क्या समस्या है, क्यों नहीं करता है प्रेम। बोला इनकी रॉयल फैमिली है, इसलिए मैं इनका विवाह स्वीकार नहीं करूंगा और हमारे समाज में मैं ब्याह करूंगा। ये वीरमदेव ने कहा। कानड़ देव ने कहा, बेटा यंग जो जनरेशन है, युवा नौजवान है, उन पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया जा सकता, कोई बात नहीं। ये नाराज होकर यहाँ से पुनः आ गई, कहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी, अब हम बात करें, फिरोजा नाराज होकर कहाँ गई, अलाउद्दीन खिलजी के पास। बोले पापा मेरे सागे ये किया। बोले क्या किया। अब इसने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के पास आकर रोने लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बेटी लाऊंगा, मरेडो जीव तो कशो भी लाऊं, लेकिन लाऊंगा जरूर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ध्यान रखना। अब आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अपने सैनिकों से, बोला एक कोई ऐसा कमाल का व्यक्ति लेके आओ। तो कमाल का व्यक्ति ढूंढ कर लाए और उस कमाल के व्यक्ति का नाम था, उस कमाल के व्यक्ति का नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। अब अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण करेगा। मैंने आपको बताया था एक दुर्ग था जिसका नाम है सिवाना, और ये दुर्ग है जालोर का। ठीक है, ये तो हो गया जालोर और ये हो गया सिवाना, सिवाना दुर्ग। अब हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में भारी सेना भेजी, और भारी सेना भेजने के बाद इसने आक्रमण किया सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण किया, और यहाँ पे थे शीतल देव। शीतल देव यहाँ पे शासन कर रहे थे। अब हम बात करें शीतल देव और कमालुद्दीन गुर्ग के मध्य, दोनों के मध्य युद्ध हुआ बताया जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पे एक स्वयं आ जाते हैं, स्वयं आते हैं, युद्ध करते हैं। उसमें शीतल देव मारे जाते हैं। और यहाँ पर इस सिवाना दुर्ग पर, यानी ये यहाँ का साका हुआ था 1308 में, 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में 2 जुलाई 1308, सॉरी तिथि है यहाँ पे 2 जुलाई 1308, 2 जुलाई 1308 में यहाँ पे आक्रमण किया गया, और इसको जो सिवाना दुर्ग था इस पर विजय प्राप्त कर ली। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का नेतृत्व सौंपा गया, सिवाना दुर्ग को। और ये अगर हम बात करें, जो साका था, साका हुआ था मैणादे के नेतृत्व में। मैणादे, इसकी पत्नी थी सातल देव की। मैणादे के नेतृत्व में यहाँ पे साका हुआ। साका की अगर मैं चर्चा करूं, साका इधर देख लेना। साका होता है, एक तो होता है केसरिया, और एक होता है जौहर, केसरिया और जौहर। अगर हम बात करें युद्ध में लड़ते हुए, यदि राजा वीर गति को प्राप्त कर जाता है और केसरिया रंग की पगड़ी पहन के जाता है युद्ध में,
राजा युद्ध में केसरी रंग की पगड़ी पहन के जाता है, और वहां पे अगर शहीद हो जाता है तो ये हो जाता है केसरिया। और केसरिया होने के बाद रानियां अपना आत्मसम्मान चरित्र को बचाने के लिए आग या जल में कूदकर अपना प्राण दहन कर देते हैं, उसको कहा जाता है जौहर, और दोनों को मिलाकर हो जाता है साका। ठीक है। 1308 2 जुलाई 1308 को सिवाना दुर्ग का साका हो गया था, और उसका शासक जो शासन कर रहा था यहाँ पे शीतलदेव मैनादेव के नेतृत्व में जौहर किया गया, और इसका साका हो गया 2 जुलाई 1308 में। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण किया गया, और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ही आ गया था। अब हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका एक सेनापति और था, सातलदेव, सॉरी शीतलदेव, ये शीतलदेव, इसका सेनापति और है जिसका नाम है भावले द्वारा कुछ गद्दारी कर दी गई थी इसके साथ मिलकर। सॉरी, थोड़ा ये रह गया था कि कमालुद्दीन गुर्ग और भावले एक हो गया था, और इसने जो सेना को दुर्ग में प्रवेश करने के लिए इसकी सहायता की थी। इतना और इसमें नोटेड कर लेना, यानी इसके द्वारा गद्दारी की गई थी, भावले द्वारा गद्दारी की गई थी, और सेना को अंदर प्रवेश किया गया। सातलदेव मारा गया, मैनादेव के नेतृत्व में जौहर किया गया। 2 जुलाई 1308 को यहाँ का साका हो गया सिवाना का। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं था। यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे काफी इसकी सुरंग ढूंढी, यानी इस दुर्ग के लिए जो हसन खां निजाम थे, एक व्यक्ति है जिनका नाम है हसन खां निजाम द्वारा इस दुर्ग के लिए लिखता है कि जालौर दुर्ग के आज तक कोई दरवाजा नहीं खोल पाए, जालौर दुर्ग के आज तक कोई शत्रु सेना दरवाजा नहीं खोल पाई, यानी इसके दरवाजे इतने मजबूत है कि कोई भी शासक, कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। उसके लिए बताया जाता है दरवाजा नहीं खोल पाए, रातों रात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को बुलाया, और राई, आप जानते हो सभी, राई की एक विशेषता होती है कि जहां होकर सुरंग थी वहां पर अगर उसको डाल दिया जाए तो रातों रात राई उग जाती है। ये राई की विशेषता होती है, यानी सुरंग का पता लगाने के लिए राई का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे रात को गए और जितने भी भाव से मिली राई और सबको खरीद के लाए। अब कोई व्यक्ति था और सुबह राई लेने के लिए गया, तो उससे पूछा भाई राई है क्या? बोले राई का भाव तो रात ही गया। आपने खूब सुना होगा राई का भाव रात ही गया, यानी उसके लिए यही कहा जाता है कि राई रात को ही निकल चुकी थी। किसके लिए? जालौर दुर्ग के लिए ये कहा जाता है कि राई का भाव रात ही गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी भाव से राई मिली थी उसको सुरंग ढूंढने के लिए उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन इसका एक सेनानायक था, किसका? इसका सेनानायक था कानड़दे का, और कानड़दे का सेनानायक था, उसका नाम था दहिया बीका। कानड़दे का जो सेनानायक था उसका नाम था दहिया बीका। दहिया बीका ये सेनानायक था। इसने कुछ गद्दारी की और बताया जाता है इसको कुछ रिश्वत दी। ये रिश्वत लेकर अपने घर जा रहा था और अपनी पत्नी से कहा, बोला आज तो मैं बहुत सारा माल लेके आया हूँ, बहुत सारे पैसे लेके आया हूँ, धन दौलत लेके आया हूँ। बोलो किस काम की? तो उसने कहा था, बोले आज मैं महाराज के साथ ऐसे ऐसे करके आया। इसकी पत्नी को पता चला और खाना बना रही थी इसकी पत्नी। बताया जाता है इसको बेलन से मार मार कर इसको मृत्यु के घाट उतार दिया। जब तक इसकी पत्नी यहाँ दुर्ग तक पहुंची सेना अंदर घुस चुकी थी और आक्रमण चल रहा था। बताया जाता है कि आक्रमण में कई गाइडों में तो मिलता है कि जो कानड़देव था वो मारा गया, और कई गाइडों में मिलता है कि इनकी आशापुरा माता है इनकी। आशापुरा माता को इन्होंने अपना सर अर्पित कर दिया मरने, यानी आक्रमण युद्ध हारने से पहले बताया जाता है आशापुरा माता को इन्होंने अपना सिर अर्पित कर दिया। और कई गाइडों में मिलता है कि इन्होंने ये युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, ये युद्ध हुआ था। हम बात करें
1311 में जालौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो आधिपत्य कर लिया गया था। ठीक है, अब रहा कौन? वीरमदेव। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बात कर रहे थे, एक तो था अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 3-4 दुर्गों का नाम परिवर्तित किया था। वो नाम कंपटीशन की दृष्टि से या कंपटीशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में, प्रतियोगिता से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न थे उनकी श्रेणी में आ सकते हैं। तो हम बात करें, एक तो था चित्तौड़गढ़, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, चित्तौड़गढ़। एक था रणथंभौर का नाम परिवर्तित नहीं किया था, एक था जालौर और एक था सिवाना दुर्ग। हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित कर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था, खिजराबाद। उसके बाद हम बात करें जालौर दुर्ग का नाम परिवर्तित कर इसका नाम जलालाबाद रखा था, जलालाबाद। उसके बाद हम बात करें सिवाना दुर्ग का रखा था इसने खैराबाद। इसको आप नोटेट कर लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सिवाना दुर्ग का खैराबाद, जालौर दुर्ग का जलालाबाद और चित्तौड़ दुर्ग का अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्र खां रखा था। अब हम बात करते हैं जो कानड़दे था, उसने तो अपना सिर्फ आशापुरा माता को अपना सर अर्पित कर दिया था। और अलाउद्दीन यानी ए के द्वारा जो वीरमदेव था, वीरमदेव का सर काट कर ले गया कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली में यहाँ पे थी फिरोजा। कौन थी? फिरोजा जैसे ही उसका सिर देखा तो फिरोजा बोले पापा जी ये क्या किया, बहुत गलत किया आपने। लेकिन फिर भी क्या करें, एक्सेप्ट किया उसको। उस सिर को ले जाकर जो फिरोजा थी आ गई गंगा नदी के किनारे आकर बताया जाता है फिरोजा ने वीरमदेव का हिंदी रीति रिवाज के अनुसार, हिंदी रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार किया। और बताया जाता है स्वयं फिरोजा आत्महत्या कर लेती है गंगा नदी में कूदकर। यानी स्वतंत्रता के कानून का हनन, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के कानून का हनन किया गया। किसके द्वारा? फिरोजा के द्वारा आत्महत्या कर ली गई गंगा नदी में कूदकर। ठीक है, तो ये था फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी। उसके तहत अगर हम बात करें, यहाँ जो वीरमदेव जैसे ही हम बात करें यहाँ पे लाया और फिरोजा को फिर भी उसके सर, बताया जाता है इतिहास में कई बुकों में मिलता है कि जो वीरमदेव था, वीरमदेव के जो सिर था उससे भी आवाज आई थी कि मैं इस धर्म को कबूल नहीं करूंगा। यानी सिर काट कर ले गया था फिरोजा के पास, तब भी वो सिर बोलता रहा था कि मैं आपके धर्म को मरते हुए भी कबूल नहीं करूंगा। बताया जाता है उसकी चिता से भी आवाज आई थी। ये अपने इतिहास में मिलता है। ठीक है, तो ये था जालौर का इतिहास, वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी। यदि आपको मेरे द्वारा जो अध्यापन करवाया गया है पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।